हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से जो डिस्कस किया था वो थे लॉज ऑफ एडिशन। लॉ ऑफ एडिशन में क्या था कि हम लोग दो तरह के इवेंट्स को कर रहे होते हैं डिस्कस, जिसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में होता क्या है कि आपके पास ऐसे इवेंट्स होते हैं जो आपस में बिल्कुल भी ओवरलैप नहीं कर रहे होते, ठीक है। दोनों में कुछ भी ओवरलैपिंग यानी कि कॉमन पॉइंट्स नहीं होते, और हमने फाइंड आउट क्या करना होता है, हमने ऐसी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी होती है। वो क्या प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करती है कि इन दोनों में से एटलीस्ट एक अकर कर जाए, यानी कि ए अकर कर जाए या फिर बी आपके पास अकर कर जाए या दोनों ही कर जाए। एटलीस्ट का मतलब होता है कि कोई एक तो काम करे ही करे। लेट्स सपोज आप दो स्टूडेंट्स को एक काम असाइन किया जाता है, दोनों में से अगर मैं फाइंड आउट करना चाहती हूँ कि प्रोबेबिलिटी के दोनों स्टूडेंट में से एटलीस्ट एक स्टूडेंट जो है वो असाइनमेंट करके लेके आएगा, तो इट मीन्स आप कोई एक कर सकता है, स्टूडेंट वन कर सकता है, स्टूडेंट टू नहीं कर सकता, स्टूडेंट टू कर सकता है तो स्टूडेंट वन नहीं कर सकता, या दोनों ही कर सकते हैं। तो इट मीन्स दोनों की पॉसिबिलिटी को भी हम लोगों ने ऐड करना होता है। लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में क्या होता है कि दोनों की पॉसिबिलिटी को हम सेपरेट ऐड कर देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। रीज़न, उसमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होते, दोनों डिसजॉइंट इवेंट्स होते हैं। इसकी बहुत सारी मैंने आपसे एग्जांपल डिस्कस की थी। उसके बाद जब हम लोगों ने डिस्कस किया था लॉ ऑफ एडिशन फॉर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, तो इसमें क्या होता है कि दोनों इवेंट्स जो हैं वो ओवरलैप कर लेते हैं, कि उनमें एटलीस्ट वन पॉइंट जो है वो कॉमन आ रहा होता है। तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि जब हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी होती है ए यूनियन बी की, ठीक है, और उसमें क्या करते हैं हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और उसमें से माइनस कर देते हैं दोनों की कॉमन अकरेंस की प्रोबेबिलिटी को। और मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि उसको माइनस क्यों किया जाता है, वाई नॉट प्लस। हम प्लस क्यों नहीं कर देते इस फॉर्मूले को, तो फॉर्मूले को प्लस इसलिए नहीं किया जाता, माइनस इसलिए किया जाता है कि देखें ये जो कॉमन पार्ट था, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, जो कॉमन पार्ट है वो ए में भी है, ठीक है, और बी में भी कुछ पार्ट है। तो हुआ क्या कि जो कॉमन पार्ट था वो जब हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को किया और उसमें प्लस किया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को, तो जो कॉमन पार्ट था वो बेसिकली 2 टाइम्स जो है वो ऐड हो गया। तो हमने उस 2 टाइम्स को, जो 2 मतलब ऐड हो चुका हुआ है, उसको सब्ट्रैक्ट करना है ताकि हमारे पास जो है वो इक्वलिटी होल्ड करे। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तब आएगी जब आपके पास राइट हैंड साइड में से आप माइनस कर देंगे दोनों की कॉमन अकरेंस की प्रोबेबिलिटी को। क्लियर। इसमें हमने बहुत सारी एग्जांपल्स की थी, लिंक इसका भी मैं दोबारा से उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ताकि जिसने ये लेक्चर जो है वो लॉ ऑफ एडिशन पे नहीं लिया तो वो इसको देख ले। बहुत सारी मज़े की एग्जांपल्स हम लोगों ने यहाँ पे की थी, और इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, हैंड आउट्स भी आपके पास है। तो लॉ ऑफ एडिशन तो हम लोगों ने कर लिए। तो लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या था, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में भी बेसिकली हमारे पास यहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट किया था लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी के टॉपिक में। तो लेकिन मैं आज इसको इस वीडियो में इन दोनों लॉज को डिस्कस नहीं करूँगी। इनको डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को एक और टॉपिक कवर करवाना चाह रही हूँ, डैट इज़ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब जी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमारे पास क्या होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में होता ये है हमारे पास कि आप लोगों के पास एक इवेंट तब अकर करता है जब ऑलरेडी किसी और इवेंट की अकरेंस का आपको पता होता है। लाइक आपके ऊपर कंडीशन है कि ए काम होगा देन दूसरा काम होगा, या अगर एक काम अगर कर गया है या एक काम हो गया है तो दूसरे के काम के होने के कितने चांसेस हैं, वो हमारे पास क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने आपके सामने एक डैमेज लंग की पिक्चर पेस्ट की हुई है, ठीक है। लेट्स सपोज ये लंग कैंसर की बेसिकली ये पिक्चर है। तो लंग्स कैंसर एक पेशेंट को हो चुका है, एक पेशेंट है उसको लंग्स कैंसर है। अब हमने बताना ये है कि लेट्स सपोज एक पेशेंट के लंग्स कैंसर की प्रोबेबिलिटी फॉर एग्जांपल 80% है, मीन 0.80। तो बताना ये है कि वो पर्सन स्मोकिंग करता है या नहीं करता, ठीक है। आपको पता है लंग्स कैंसर की एक सबसे मेजर जो है वो रीज़न ही स्मोकिंग है। तो एक पेशेंट को हमें पता है, उसका पता चल गया हमें कि वो लंग्स कैंसर का पेशेंट है। बताना ये है स्टूडेंट्स कि वो पेशेंट स्मोकिंग करता है या नहीं करता। एक इवेंट अकर कर गया लंग्स कैंसर, अब वो स्मोकिंग करता है या नहीं करता, ये अब हमने उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। क्लियर हो गया। अब ये है बेसिकली इसका फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी
ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जनरल फॉर्मूला है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और अगर आप लोग बुक्स में देखें तो डेफिनेटली बुक्स में एक चीज़ ज़रूर लिखी होगी, और अगर वो नहीं लिखी तो हर एक को वो मेंशन करनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी शुड नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। ये कंडीशन है स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला नहीं है, ये उसकी कंडीशन है जिसको फुलफिल होना ज़रूरी है। लाइक ओरिजिनल फार्मूला जस्ट ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। याद रखिएगा कि डिनोमिनेटर में वही प्रोबेबिलिटी आती है जो यहाँ पे आपके पास फ्रैक्शन साइड की राइट साइड पे होती है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, ए तब अकर करेगा जब बी अकर कर चुकेगा। ए गिवन बी, इसको गिवन बोलते हैं इस फ्रैक्शन को, ए गिवन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दोनों के ज्वाइंटली अकर करने की प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी शुड नॉट बी इक्वल्स टू ज़ीरो। और आपको पता है कि अगर ये इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाए, अगर प्रोबेबिलिटी बी के अकर करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़ीरो हो जाए, तो आपके पास क्या है, आप किसी भी चीज़ को ज़ीरो पे डिवाइड नहीं कर सकते। डिनोमिनेटर में कभी भी ज़ीरो नहीं आता, और अगर आ जाए तो वो अनडिफाइंड हो जाता है, हम उसको सॉल्व ही नहीं कर सकते। और आपको थोड़ा सा रिवाइज भी करवा दूँ कि किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी तभी ज़ीरो हो सकती है जब वो इम्पॉसिबल इवेंट हो। आगे आ जाए जी, तो उसी जो मैंने लंग्स कैंसर की बेसिकली अब आपके पास पिक्चराइजेशन में मैंने उसको बात की है, अब मैं उसको अपनी प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में लेके आऊँगी। तो डेफिनेटली आई हैव टू यूज़ वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम में मैंने यहाँ पे क्या किया है, आप ये रेक्टेंगल ऑब्वियसली सैंपल स्पेस को डिनोट कर रही है। लेट्स सपोज इट डिनोट्स ऑल द पेशेंट्स ऑफ लंग कैंसर। तो ये जो फॉर एग्जांपल ये इवेंट है, ये वाला इवेंट सर्कुलर इवेंट, ये ए है। और ए क्या है, वो सारे पेशेंट्स जिनको लंग कैंसर है जो हमने सिलेक्ट कर लिए। और अब क्या है कि नया इवेंट बी अकर कर रहा है जो कि उसको ओवरलैप भी कर रहा है लंग्स कैंसर वाले इवेंट को। और वो क्या है, वो स्मोकर्स हैं, ऐसे लोग जो स्मोकर करते हैं। ये कौन सा इवेंट है, ऐसे लोग जिनको लंग कैंसर है, ऐसे लोग जो स्मोकिंग करते हैं। अब इसको मैंने हाईलाइट भी किया है, डेफिनेटली जो स्मोकर्स हैं उनमें से कुछ को लंग्स कैंसर भी होता है, तो वो पार्ट क्या कर गया, ओवरलैप कर गया, ओवरलैप कर गया। अब ओवरलैप देखें, इसको मैंने बताया हुआ कि ये पार्ट ओवरलैप जो कर गया वो आपके पास कॉमन पार्ट आ गया, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी आ गया। तो अब हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड आउट करनी है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डैट अ पर्सन इज अ स्मोकर गिवन डैट ही इज अ पेशेंट ऑफ लंग कैंसर। क्लियर हो गया। What is the probability that the person selected is a smoker given that he is a patient of lungs cancer? अब आ जाएं हम इसके क्वेश्चंस की तरफ। आपको मैंने इसको बेसिकली इस फॉर्मूले का मीनिंग समझाना था कि इस फॉर्मूले का मीनिंग क्या है। मेन बात आपको पता चलनी है जब आप लोगों ने क्वेश्चंस करने हैं। तो क्वेश्चन तो डेफिनेटली जब हम स्टार्ट करेंगे तो हमें एक ही बात नजर आएगी, अ न्यू सर्वे शोड दैट 25% ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामर्स हैव एक्सपीरियंस्ड some form of wrist pain from typing। फर्स्ट लाइन, 25% प्रोग्रामर्स ऐसे हैं जिनको टाइपिंग के टाइम पे उनकी जो रिस्ट है उसमें पेन होती है। ये 25% है, तो इट मीन्स ये हमारे पास कोई ना कोई डेफिनेटली हमें भी पता है कि वे प्रोबेबिलिटी है। एंड डेट 15% आर टेकिंग पेन किलर्स डेली। और कुछ 15% लोग ऐसे हैं जो डेली पेन किलर्स ले रहे हैं। अब ये आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्या है, अब 15% है तो ये भी हमारे पास कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी आ गई। 6% ऑफ ऑल प्रोग्रामर्स हैव बोथ एक्सपीरियंस सम फॉर्म ऑफ रिस्ट पेन फ्रॉम टाइपिंग एंड टेकन पेन किलर्स ऑन अ डेली बेसिस। अब ये भी सोच लें स्टूडेंट्स कि टाइपिंग से पेन होना ज़रूरी नहीं है कि लेट्स सपोज मैं टाइपिंग करती हूँ, डेफिनेटली लैपटॉप पर सारा दिन करती हूँ तो मेरे पेन भी हो, लेकिन हो सकता है मैं पेन किलर ले रही हूँ वो मैं किसी और वजह से ले सकती हूँ। क्लियर हो गया। 25% लोग ऐसे हैं जो जिनको टाइपिंग के दौरान पेन होती है। 15% ऐसे हैं जो डेली पेन किलर यूज़ कर रहे हैं किसी न किसी और पेन की वजह से, ज़रूरी नहीं है कि इसी वजह से। और 6% ऐसे हैं प्रोग्रामर जिनको रिस्ट पेन भी है और वो क्या कर रहे हैं, वो डेली बेस पे कोई ना कोई
पेन किलर भी ले रहे हैं। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, ये हमारे पास आ गया, ये 25% जो है वो प्रोबेबिलिटी सिर्फ है रिस्ट पेन की, और ये है 15% पेन किलर्स लेने की। ये जो 6% है बेसिकली वो हमारे पास क्या है, वो है दोनों के इवेंट्स के करने की। रिस्ट के एक पेशेंट है, ये लाइक मैं ही हूँ कि मैं मुझे रिस्ट पेन भी और मैं लेट्स सपोज डेली पेन किलर भी ले रही हूँ ताकि मुझे पेन कम हो। तो अब हम लोगों ने क्या किया, वही मेरा क्या स्टाइल है, खैर सबको ही करना पड़ता है। लेट डब्ल्यू एंड पी आर द इवेंट्स। डब्ल्यू मैंने किसको कह दिया, रिस्ट पेन को, इस रिस्ट की वजह से मैंने इसको डब्ल्यू कह दिया, आप जो मर्जी कह दें। और पी मैंने कह दिया टेकिंग पेन किलर्स को। तो दो इवेंट्स मैंने डिफाइन कर दिए, डब्ल्यू और पी। और डब्ल्यू इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या है, कोई और कलर करती हूँ, मुझे ना डिफरेंट कलर्स बड़े पसंद है। डब्ल्यू इंटरसेक्शन पी ए कॉमन पॉइंट है, हैविंग पेशेंट दैट हैव रिस्ट पेन एंड आर टेकिंग पेन किलर्स। तो अब सबकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे मैंने सेपरेट डिफाइन करवा दी है कि ये प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन से उठाएं और क्वेश्चन से उठा के ज़रा वैल्यूज पेस्ट करें यहाँ पे। तो रिस्ट की 0.25% खत्म कर दें। पेन किलर्स की हमारे पास प्रोबेबिलिटी है 0.15 और दोनों के इकट्ठे अकर करने की प्रोबेबिलिटी है 0.06% को आप पॉइंट में डेसिमल में चेंज कर दें। 6 को जब डिवाइड करेंगे 100 पे तो वो आएगा 0.06। क्लियर हो गया। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी, कैसे कंडीशनल, कैसे पता चलेगा कि डब्ल्यू को ऊपर रखेंगे या सॉरी तो आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ प्रोग्रामर who takes painkillers on a daily basis has wrist pain। दोबारा पढ़ें स्टूडेंट्स, कैसे पता चलेगा, ये वाली लाइन जो है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ प्रोग्रामर who takes painkillers daily, ऐसा प्रोग्रामर जो डेली पेन किलर लेता है, हैज़ रिस्ट पेन, बताना ये है कि उसको ऑलरेडी कौन सी पेन है, रिस्ट पेन, यानी कि रिस्ट पेन उसको ऑलरेडी पहले ये इवेंट अकर कर चुका है कि उसको रिस्ट पेन है। बताना ये है प्रोबेबिलिटी कि वो क्या करता है, वो पेन किलर ले रहा है। तो इट मीन्स आपके पास क्या है, सॉरी मैं यहाँ पे स्विच कर गई। बताना ये है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ प्रोग्रामर हु टेक्स पेन किलर्स ऑन डेली बेसिस हैज़ रिस्ट पेन। उसको रिस्ट पेन है ये बताना है, ठीक है, डब्ल्यू उसको रिस्ट पेन है ये बताना है, और उसको ऑलरेडी वो क्या कर रहा है कि वो पेन किलर ले रहा है। आपको पता है कि वो पेन किलर ले रहा है, लेकिन बताना ये है कि उसको रिस्ट पेन है। तो इट मीन्स पेन किलर की पी जो है वो कर गया है और हमने अब डब्ल्यू के करने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला देखते हुए आपने ये फॉर्मूला बनाने हैं, प्रोबेबिलिटी डब्ल्यू इंटरसेक्शन। अच्छा, आप यहाँ पे रिस्ट पेन को ए और उसको बी कह सकते हैं, और ए बी की फॉर्म में ही फॉर्मूला लिख सकते हैं, इट डजेंट मैटर। और आपके पास डिनोमिनेटर में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या आएगा, वही आएगा जो आपके पास यहाँ पे फ्रैक्शन में होगा। अगर ये पी बाद में है तो यहाँ पे इसकी ही प्रोबेबिलिटी आएगी। तो दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ की वैल्यूज पेस्ट करें और यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 0.40। मीन्स एक ऐसा पर्सन जो ऑलरेडी पेन किलर्स ले रहा है और उसको रिस्ट पेन है, इसकी प्रोबेबिलिटी बताने के लिए उसके कितने चांसेस है, उस पर्सन के 40% चांसेस हैं अगर हम परसेंटेज में इसको चेंज कर दें। नेक्स्ट मैंने एक और एग्जांपल लिखी है, अ सिंगल डाई इज रोल्ड। सिंगल डाई इज रोल्ड, मेन बात इसमें क्या है कि आपने जो डाई रोल किया है वो एक सिंगल है। इफ़ स्टूडेंट्स ये वाला जो है ना, ये वर्ड, ये आपको बहुत कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में इफ़ का वर्ड आपको क्वेश्चन में बहुत बार देखने में मिल सकता है। और इफ़ डेफिनेटली जहाँ पे भी इफ़, और कंप्यूटर्स वाले तो बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझते हैं कि जहाँ पे इफ़ लग जाता है वहाँ पे कंडीशन आ जाती है आपकी। इफ़ द नंबर सेलेक्टेड इज़ लेस देन 4, आपने एक डाई रोल किया है और जो नंबर आया है वो लेस देन 4 है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, ये पता चल गया, ये इवेंट अकर कर गया, ये हमें लेट्स सपोज पता चल गया। क्लियर हो गया। इसका तो हमें स्टूडेंट्स पता चल गया कि नंबर जो है वो लेस देन 4 है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट इट इज़ एन ओड नंबर। अब बताना ये है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो ओड नंबर है। क्लियर हो गया। दोबारा ये कलर नहीं मुझे पसंद है। अच्छा, दोबारा बता रही हूँ स्टूडेंट, दोबारा रिपीट कर रही हूँ। सिंगल डाई इज रोल्ड, इफ़ द नंबर इज सिलेक्टेड इज लेस देन 4,
कि जो नंबर्स आया है वो लेस देन 4 है, ये आपको पता चल गया है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, बताना ये है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें कि वो जो लेस देन 4 नंबर आए ना, लेस देन 4 आपको पता है 3 नंबर है, 1, 2 और 3। अब 1, 2, 3 में से भी जो नंबर आया उसमें से ओड नंबर आने के कितने चांसेस हैं, ये हमने यहाँ पे बताना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो जब आपने सॉल्यूशन स्टार्ट करना है, सबसे पहले तो आपने सैंपल स्पेस लिख देनी है सिंगल डाई रोल की। 1 से लेके 6 तक आपने इसकी आउटकम्स को एनलिस्ट कर देना है। फर्स्ट हमारा इवेंट ये था कि लेट ए बी द इवेंट दैट द नंबर इज लेस देन 4, ऊपर हाईलाइट भी किया हुआ है। तो 1, 2, 3 ये हमारे पास हाईलाइट हो गए। अब ये दूसरा इवेंट हमारे पास क्या होता है कि इवेंट जो है वो नंबर ओड है। अब पहले तो हम ये निकालेंगे कि पूरी सैम्पल स्पेस में हमारे पास ओड नंबर कौन कौन से होते हैं। ओड नंबर हमने एनलिस्ट कर दिए, बी इज इक्वल्स टू 1 भी ओड है, 3 भी ओड है और 5 भी ओड है। डेफिनेटली 7 भी ओड है, लेकिन वो हमारी आउटकम से सारे के सारे नंबर बियॉन्ड चले जाते हैं, रेंज में से बाहर चले जाते हैं। उसके बाद हम लोगों ने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है। लाइक ए और बी में कोई कॉमन पॉइंट है तो डेफिनेटली है 1 और 3, इनको एनलिस्ट कर दिया। अब हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड आउट करनी है। अब हमने ये फॉर्मूला किस तरह से बनाना है, अब यहाँ पे मैंने लिखा है बी गिवन ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। दोबारा रिपीट करिए, डिनोमिनेटर में वही प्रोबेबिलिटी आती है जो ऑलरेडी इवेंट अकर कर चुका होता है, ठीक है, जो ऑलरेडी कंडीशन पहले पूरी कर चुका होता है। ए जो ए यहाँ पे बाद में होगा वही आपके पास डिनोमिनेटर में आएगा। फिर वही बात कि बी गिवन ए क्यों लिखा है, बी किसको कहा था, नंबर इज ओड, और ए किसको कहा था कि नंबर सेलेक्टेड इज लेस देन 4। तो देखें, इफ़ द नंबर सेलेक्टेड इज लेस देन 4 यानी कि आपके पास ए अकर कर चुका है, ए आपके पास क्या है, अकर कर चुका है, ए तो आएगा ही आएगा। बताना ये है कि जब बी आएगा तो वो ओड होना चाहिए, तो जब बी आएगा वो ओड होगा तो उसकी वो ऊपर आपके लिखे जाएगा, ठीक है। जिसके ऊपर कंडीशन होगी स्टूडेंट्स, जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी होती है वो पहले लिखा जाता है, जो ऑलरेडी अकर कर चुका है वो हमारे पास बाद में आएगा। और इसके लिए इफ़ का वर्ड भी यूज़ हो सकता है, अक्सर गिवन डैट का वर्ड भी यूज़ हो सकता है। हो सकता है आगे मैंने कोई क्वेश्चन लिखा हो जिसमें गिवन डैट के मैंने फॉर्म यूज़ कर रही है, लेकिन पता नहीं की हुई है कि नहीं। हाँ, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन था। लेट्स सपोज यहाँ पे मेरे पास एक डाटा है कि अ क्रेडिट कार्ड कंपनी हैज़ द फॉलोइंग डाटा ऑन जेंडर एंड मैरिटल स्टेटस ऑफ 200 कस्टमर्स। तो ये जो हमारे क्रेडिट कार्ड्स होते हैं बैंक्स वगैरह के, तो उसका डाटा है। अब डाटा को पढ़ते कैसे, इस तरह की फॉर्म में अगर डाटा आ जाए स्टूडेंट्स, उसको पढ़ते कैसे हैं। 30 का मतलब है कि 30 कस्टमर्स ऐसे हैं जो मेल है और वो सिंगल है, मीन्स वो अनमेरिड है। 50 कस्टमर्स 200 में से, ये 200 टोटल कस्टमर है ना, 200 का बेसिकली उन्होंने सैम्पल लिया हुआ है। तो 50 जो कस्टमर्स हैं वो ऐसे हैं जो मेल हैं और मैरिड है। सिमिलरली 100 कस्टमर्स ऐसे हैं जो मैरिड हैं। देखें ये इस तरह से पढ़ते होते हैं कि किस रो में आ रहा है। 100 कस्टमर्स ऐसे हैं जो मैरिड हैं और वो फीमेल भी हैं, ऐसे पढ़ते होते हैं कि जो सेल होता है उसके सामने रो वाइज और उसकी कॉलम वाइज वैल्यू देखते हैं तो पता चलता है कि ये क्या, ये 100 बता क्या रहा है, ठीक है। 20 क्या बता रहा है कि 20 फीमेल ऐसी कस्टमर्स हैं जो सिंगल है, मीन्स अनमेरिड है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर नेक्स्ट वाले टेबल में मैंने टोटल बनाए हुए हैं। अब टोटल मैंने कैसे बनाए हुए हैं, ये वाले टोटल जो हैं वो स्टूडेंट्स, ये 80 कैसे है, 30 और 50 को ऐड करके, ठीक है। आप इन दोनों को ऐड करेंगे 30 और 50 को, डेफिनेटली 80 आ जाएगा। तो 80 टोटल बता के रहा है, 80 बता रहा है कि हमारे पास मेल कितने हैं, 80। सिमिलरली यहाँ पे जो 120 है ना, वो 120 क्या बता रहा है, हमारे पास कितनी फीमेल्स हैं टोटल, ठीक है, 120। और 200 तो आपको पता है टोटल कस्टमर है। आगे यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये जो 50 है, ये हमारे पास क्या डिनोट कर रहा है, 50 डिनोट कर रहा है स्टूडेंट्स के हमारे पास टोटल सिंगल कस्टमर्स कितने हैं, 50। क्लियर। सिमिलरली 150 हमारे पास क्या बता रहा है, 150 बता रहा है कि हमारे पास टोटल मैरिड लोग कितने हैं, 150। तो ये जो टोटल है ना, बेसिकली ये जो मैंने हाईलाइट अब कर दी है, वो हमारे पास बता रहे होते हैं कि ये वाला जो छोटा टेबल था ना, वो तो सिर्फ बता रहा था कि 30 मेल हैं और सिंगल भी वो हैं, 100 फीमेल हैं वो मैरिड हैं तो वो फीमेल भी हैं, 100 कस्टमर जैसे। यहाँ हमने उनकी मार्जिनल टोटल मालूम करने है कि बताना ये है कि टोटल मेल कितने हैं, टोटल फीमेल कितनी है, टोटल सिंगल कितने हैं और टोटल हमारे पास मैरिड कितने हैं।
जब हमने ये टोटल कर लेना है तो अब हमने देखना है कि हमने प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड आउट करनी है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ मैरिड मेल कस्टमर। मीन्स हम लोगों ने बताना ये है कि हमारे पास कितने मैरिड मेल कस्टमर थे। तो अब यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अब हमारे पास दो बातें पूछनी है, एक तो ये कि वो मैरिड होना चाहिए, दूसरी बात ये कि वो जो कस्टमर है वो मेल होना चाहिए। मैं दोनों को वही कलर्स दे रही हूँ जो मैंने ऊपर हाईलाइट किए हुए। इट मीन्स दोनों के इकट्ठा वो क्या करें, इन दो इवेंट्स के ऑन द सेम टाइम अकर करने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो इस प्रोबेबिलिटी को आपको पता है या नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए कि हम उसको इंटरसेक्शन के साथ डिनोट करते हैं जब हम दो इवेंट्स के इकट्ठे अकर करने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना चाह रहे हो। तो अब इसमें क्या करना है, सिर्फ डायरेक्ट आपने इस सेल में चले जाना है, मेल वाले में इधर से मेल देखना है, इधर से देखना है मैरिड मेल। तो कितने मेल हैं जो मैरिड भी हैं, 50। ठीक है, जब आपने इस तरह की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है ना, सिर्फ प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, उसको डिवाइड करना है, 50 को डिवाइड करना है 200 पे, जो आपके टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स है उसके ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ आ फीमेल, नेक्स्ट है इफ़ आ फीमेल, इफ़ अ कस्टमर इज़ फीमेल, पता चल गया है कि वो फीमेल है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डेट शी इज़ सिंगल, बताना ये है कि वो सिंगल है। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो इसकी प्रोबेबिलिटी बनाएंगे। प्रोबेबिलिटी इफ़ द कस्टमर इज़ फीमेल, तो फीमेल बाद में आ गया। बताना ये है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डेट द कस्टमर इज़ अ सिंगल पर्सन। तो आपने इसका फॉर्मूला बनाया, सिंगल इंटरसेक्शन फीमेल, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी जैसे करते हैं, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल, क्योंकि आपके पास यहाँ पे ये बाद में था। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंगल और फीमेल, ऊपर जाके टेबल में देखेंगे कितनी सिंगल फीमेल है, 20। ये देखें 20, ये सिंगल वाली लाइन में आ रही है ना, ऊपर फीमेल वाली है, तो 20 फीमेल्स ऐसी हैं जो सिंगल हैं, हो गया। और डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल में हम लोगों ने क्या लिखना है, टोटल आपके पास कितनी फीमेल्स हैं हमारे पास। क्लियर हो गया, कितनी फीमेल्स हमारे पास टोटल है 120, तो 20 डिवाइडेड बाय 120 इज इक्वल्स टू 0.167। आप इसकी फ्रैक्शन को रिड्यूस भी कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ कस्टमर्स इज मेल, कितने परसेंट कस्टमर जो है वो मेल हैं आपके पास। और आपने कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट जाना है, टोटल कितने मेल्स हैं 80, और हमारे पास टोटल कस्टमर कितने थे 200। तो आपने सिंपली 80 को 200 पे डिवाइड कर दिया है, तो 0.4 यानी कि 40% आपके 200 में से मेल हैं। अब अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में अगर आप देखें तो मैंने बहुत सारी मिक्सचर्स रखे हुए हैं क्वेश्चंस के। क्या आपने जो अब तक जो आपने सीख लिया ना प्रोबेबिलिटी, ये वाला जो अब वाला क्वेश्चन है तो बिल्कुल सिंपल प्रोबेबिलिटी है कि बताएं मेल के अकर करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, फीमेल के अकर करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, किसी मैरिड कस्टमर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने कहा था, रेड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ब्लैक के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, डायमंड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ये बिल्कुल वैसे ही है। यहाँ मैंने आपको सिखाया जो आज का आपका टॉपिक है कि आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। यहाँ मैंने आप लोगों को बताया कि आपने एक ही वक्त में जब दो इवेंट्स अकर कर रहे हों तो वो हम लोग कैसे करते हैं, इनकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी। और यहाँ पे नेक्स्ट अगर कोई है, हाँ ये है, दोबारा कंडीशनल की ही आपके पास प्रैक्टिस है। इफ़ अ कस्टमर इज़ मेल, अब हमें पता है इफ़ अ कस्टमर इज़ मेल, हमें पता है कि कस्टमर जो है वो मेल है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट ही इज़ मैरिड, अब बताना ये है कि वो क्या है, वो मैरिड है। तो इट मीन्स अगर आप इसकी प्रोबेबिलिटी अब खुद से बनाएं, प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी मैरिड गिवन डैट, वो उस लाइन को क्या बोलते हैं, गिवन डैट मेल, प्रोबेबिलिटी मैरिड गिवन डैट मेल इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ मैरिड इंटरसेक्शन मेल डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल। आप इसका फॉर्मूला बनाएं, वैल्यूज पेस्ट करें, मैरिड और मेल कितने हैं हमारे पास। अब हमें ये देखना है कि मैरिड और मेल कितने हैं, तो हम जाके इस वाले टेबल में देखेंगे कि 50 कस्टमर्स ऐसे थे जो मैरिड वाली रो में आ रहे थे और मेल वाले कॉलम में आ रहे थे, डेट्स ऑल। और हमारे पास क्या थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल, तो मेल डिवीजन में मेल है, तो डिवीजन में जो चीज़ है उसका जाके हम टोटल देखेंगे, उस कॉलम का टोटल देखेंगे, उस कॉलम का टोटल है हमारे पास 80, और वो आ जाएगा यहाँ पे, आपकी फाइंड होगी प्रोबेबिलिटी। ये मैंने क्या लिखा है, हाँ ये वाला एक मिक्स क्वेश्चन है, लेकिन वो मैं आपको तब, ये वाला क्वेश्चन तब बताऊंगी जब हमारे पास क्या है, हम लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ लेंगे।
आज का कंडीशनल का टॉपिक जो है वो आपके पास क्लियर हो गया। कंडीशनल से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग यहाँ कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ आप मुझे इनबॉक्स करके पूछ सकते हैं, आप किसी भी तरह से मुझे मैसेज भिजवा सकते हैं। ओके, और कोई भी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स तो मुझसे डिस्कस कर लें आप लोग।